हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पोर्टू रिच पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विरासत के लिए ऑनलाइन फॉर्म किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेखपाल पटवारी के पास बार बार दौड़कर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ही अपने लैपटॉप या अपने मोबाइल से ही इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। पूरा डिटेल में शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो में देने वाला। तो वीडियो को भी कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों का शेयर भी करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटे के आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आगे की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए आप ब्राउजर एक ओपन करेंगे। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है VAAD इतना आपको टाइप करना है। इसके बाद इसे आपको सर्च कर देना है। तो आप सबसे ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन। इस लिंक पर आपको जो लिखा हुआ है VAAD.UP.NIC.in इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। इस वेबसाइट का होम पेज, यहाँ पर आपको कोरोना वायरस से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन दिया गया है, इसको आपको कट कर देना है। उसके बाद में आप देखेंगे इस वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुल करके आ चुका है। यहाँ पर आपको ये पेज आपको दो भाषा में मिलता है, एक तो हिंदी, दूसरा इंग्लिश। यदि आपको इस समय डिफ़ॉल्ट हिंदी होगा, यदि आप इसको इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश पे क्लिक करके आप इसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इसके बाद में नोटिफिकेशन फिर से आएगा, इसको आपको कट कर देना है। तो चलिए हम अपने मेन बात पे आते हैं। यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप आएंगे तब नीचे देखेंगे लिखा हुआ है न्यू में, एक तरह से ये लिखा हुआ, मैं आपको हाईलाइट करके शो कर दूँ। देखिए आप लिखा हुआ है उत्तराधिकार विरासत हेतु आवेदन पत्र। तो ये आपको ओपन कर लेना है, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है उत्तराधिकार हेतु। और इसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 3 भागों में ये हाइपरलिंक दिए गए हैं। पहला है उत्तराधिकार विरासत हेतु आवेदन पत्र। आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। उसके बाद में दूसरे नंबर पर यदि आप देखें तो लिखा हुआ है उत्तराधिकार विरासत हेतु आवेदन पत्र का PDF डाउनलोड करें। उसके बाद में नंबर 3 पर यदि हम आएँ तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सामान्य निर्देश। ये सामान्य निर्देश पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इस फॉर्म को भरने की पूरी प्रक्रिया को पढ़ पाएंगे। लेकिन आपको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको वीडियो में बता ही रहा हूँ कि आपको ये फॉर्म किस तरह से फिल करना है, तो इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये जो उत्तराधिकार विरासत हेतु आवेदन पत्र का PDF डाउनलोड करें, ये जो दूसरा नंबर है इसको आपको क्लिक कर लेना है। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास 2 पेज की एक फ़ाइल डाउनलोड होकर के आ चुकी है। इस फाइल को आपको डाउनलोड कर लेना है, इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है, क्योंकि ये फॉर्म जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे उसके बाद में इस फॉर्म को भी आपको भरना होता है। वही डिटेल आपको भरनी होती है जो आपने ऑनलाइन आवेदन में भरी हुई थी, उसको इसको यहाँ पर प्रिंट कर लेना है। उसके बाद में जो डिटेल आपने ऑनलाइन आवेदन में दी है वही डिटेल यहाँ पर आपको भर लेनी है। लेकिन आपको मैं पहले क्लिक करने का आपको आवेदन करने का तरीका बताता हूँ। इसके लिए आप सबसे ऊपर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपके पास पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है जो आपके पास वर्तमान समय में हो, क्योंकि उस पर एक OTP जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लेना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एंटर किया है, मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको क्लिक कर देना है OTP प्राप्त करें या भेजे पर। जिसे आप क्लिक करते हैं OTP भेजे पर, उसके बाद में आपके पास एक OTP आएगा। यदि आपके पास OTP नहीं आता है तो जो लिखा हुआ है OTP पुनः प्राप्त करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे। OTP पुनः प्राप्त करें, यहाँ पर आपको दोबारा से OTP मिल जाएगा। जैसे ही आपको OTP मिलता है, OTP मिलने के बाद आपको भर देना है। उसके बाद नीचे जो कैप्चा कोड दिया गया है इसको भी आपको बॉक्स में भर देना है। भरने के बाद जो नीचे लिखा हुआ है लॉगिन करें, तो लॉगिन करें पर आपको कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक नया पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास नीचे यदि हम आएँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 लाइनें लिखी हुई। एक है राजस्व संहिता की धारा के उत्तराधिकार विरासत हेतु आवेदन पत्र की प्रविष्टि करें, और उसके बाद में नीचे की यदि हम लाइन देखें तो राजस्व संहिता की धारा के अंतर्गत किए गए आवेदनों की स्थिति। तो दूसरे नंबर पर हम स्थिति चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने आवेदन किया नहीं है तो हमें स्थिति चेक नहीं हो सकती है, इसलिए हम पहला जो पॉइंट दिया गया है प्रविष्ट करें, इसी पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारा एक नया पेज ओपन होकर के आ चुका है, आवेदन की प्रविष्टि। तो इस पेज के ये जो फॉर्म हमारे सामने ओपन होकर के आया है, यहाँ पर इस फॉर्म के 4 भाग बनाए गए हैं। पहला भाग, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। तो यहाँ पर इन चारों को भरने का मैं आपको यहाँ पर तरीका बताऊंगा कि आपको ये चारों भाग किस तरह से भरने हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते हैं किस तरह से इस फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहले भाग में आपको भरना होता है आवेदक का विवरण, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं भाग 1 आवेदक का विवरण। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर आवेदक का विवरण भरना होता है। तो जैसे कि आप देखें तो 1.1 में लिखा हुआ है आवेदक का नाम। यहाँ पर जो भी व्यक्ति इस विरासत के लिए आवेदन कर रहा है उसका नाम आपको यहाँ पर भरना है। मैं आपको ये भी बता दूँ कि आवेदक कौन होता है। आवेदक जितने भी वारिस होते हैं उनमें से किसी भी एक को आप यहाँ पर आवेदक बना सकते हैं। जितने भी वारिस हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को आप यहाँ पर आवेदक
बना सकते हैं। तो उनमें से ही किसी एक का नाम मैं यहाँ पर भर देता हूँ आवेदक में। तो सबसे पहले बॉक्स में आपको आवेदक का नाम भर देना है। उसके बाद में दूसरा लिखा हुआ है पिता या पति का नाम, तो यहाँ पर जो आवेदक है उसके पिता का नाम आपको भर देना है। पिता का नाम भरने के बाद आपको स्पेलिंग में बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपको। जो भी डिटेल आप भरें अपने आधार कार्ड से ही भरें। उसके बाद में आपको 1.3 में टिक करना है कि आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है या नहीं है तो आपको नहीं पे टिक करना है। यदि उत्तर प्रदेश के बाहर का है तो आपको हाँ पे टिक कर देना है। तो यहाँ पर जो निवासी है वो उत्तर प्रदेश का है, तो मैं यहाँ पर नहीं पे टिक कर देते हैं। उसके बाद में आधार नंबर आपको यहाँ पर भरना है। नीचे लिखा हुआ है वैकल्पिक, आप ये ना सोचें कि इसको भरें या ना भरें, आपको ये जरूर ही भरना है। आप आधार नंबर इसमें जरूर भरिएगा, आवेदक का ही भरिएगा जो आवेदन कर रहा है। उसके बाद में आवेदक का एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। कोई भी एक मोबाइल नंबर जो आवेदक के पास रहता हो वो एक मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद में उस आवेदक है वो जहाँ का निवासी है वहाँ का मंडल आप सिलेक्ट कर लेना है कि किस मंडल से है। उसके बाद में उस मंडल में जितने भी ज़िले हैं उनमें से किस ज़िले का निवासी है वो ज़िला भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में लिखा हुआ है तहसील, तो तहसील चुने में उस आवेदक की तहसील को चुन लेना है। उसके बाद में नीचे पता का ऑप्शन जो कॉलम ये का है यहाँ पर पता लिखना है। तो सबसे पहले आपको आवेदक का पता लिखना है। पते में सबसे पहले तो गांव का नाम, जो आवेदक है उसके गांव का नाम लिखना है। उसके बाद में उस आवेदक की पोस्ट जो डाकखाना होता है डाकखाने का नाम यहाँ पर लिखना है। आपको अच्छी तरह से स्पेलिंग से भी देख लेनी है। उसके बाद में ज़िले का नाम और स्टेट और उसके बाद में पिन कोड। ये इतनी डिटेल भरने के बाद में आप नीचे आएंगे तो 3 आपको ऑप्शन मिलेंगे, संशोधन करें, सुरक्षित करें और आगे बढ़ें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस जितनी भी आपने डिटेल भरी है इसको सबको देख लेना है। उसके बाद में आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा डाटा आपका सेव कर दिया जाएगा और आप अगले भाग में आ जाएंगे। तो यहाँ भाग 2 में यदि हम बात करें तो भाग में 2 में आपको डिटेल देनी होती है उस व्यक्ति की जो मृतक हो चुका है और जिस व्यक्ति की भूमि का विरासत होना है, तो उस व्यक्ति की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको भरनी होती है। तो सबसे पहले आपको ये जानकारी सभी जुटा लेनी है, जितनी भी यहाँ पर जानकारी ली जाने वाली है। तो सभी जानकारी जब आपके पास उपलब्ध हो उसके बाद में यहाँ पर आपको 2.1 में उत्तराधिकार का आधार, तो यहाँ पर आपको चयन करना है कि उस जो व्यक्ति है वो आधार में पुरुष खातेदार है या महिला है। तो जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो पुरुष था या महिला, तो यहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद में चयन करें, थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर चयन करें में आएगा, एक ही ऑप्शन आता है विरासत होने के लिए कि खातेदार की जब मृत्यु हो जाती है तभी उसकी विरासत हो सकती है। तो यहाँ पर खातेदार की मृत्यु का ऑप्शन आपको चुन लेना है। उसके बाद में उसी के अगले यहाँ पर लिखा है खातेदार का नाम, तो यहाँ पर जो खातेदार जिसकी मृत्यु हुई है उसका नाम यहाँ पर आपको भर देना है। नाम भरने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे कि खातेदार की मृत्यु की तिथि, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, पेज रिफ्रेश होगा। रिफ्रेश होने के बाद जो डेट का जो कॉलम है यहाँ पर आपको एक कैलेंडर मिल जाएगा। यहाँ पर वो डेट सिलेक्ट कर लेनी है जिस डेट को उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो ये डेट यहाँ पर आपको फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद नीचे आएंगे, लिखा है पिता, पति या संरक्षक का नाम, तो यहाँ से जो भी उचित आपको लगता है उसको सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद में वो नाम भर दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे पिता का नाम सिलेक्ट किया है तो उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम यहाँ पर भर देते हैं। इसके बाद में अगला ऑप्शन आ रहा है मृतक, मृतका या विवाहिता, पुनर्विवाहिता को संपत्ति प्राप्त करने का स्रोत। तो आपको ये सिलेक्ट करना है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसको इससे पहले की डिटेल कहाँ से मिली थी। यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि उस व्यक्ति को भूमि कहाँ से प्राप्त हुई थी, उत्तराधिकार से, मतलब उसके पिता या बाबा या कहीं से भी प्राप्त हुई हो, या उसने स्वयं खरीदी थी, अर्जित की थी स्वयं अपनी मेहनत से। तो यहाँ पर वो भी सिलेक्ट आपको कर लेना है। तो उत्तराधिकार से प्राप्त हुई थी। उसके बाद में जो व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, जो खातेदार था जिसकी ज़मीन की विरासत होनी है, तो उस व्यक्ति का पूरा डिटेल आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले मंडल उसका चुन लेना है और जिस तरह से आपने पिछले में जो आवेदक था उसकी जो जिस तरह से आपने यहाँ पर एड्रेस सेलेक्ट किया था बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर जो खातेदार है जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उसका भी यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर परगना हम सेलेक्ट करते हैं, परगना मतलब ब्लॉक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में उस ब्लॉक में जितने भी संबंधित गाँव हैं वो सभी गाँव आ जाएंगे। तो उनमें से एक गाँव सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा किस गांव का खातेदार निवासी है। उसके बाद में यहाँ पर पते में आपको वही पता भर देना है जहाँ का वो रहने वाला है। पता भरने के बाद नीचे उस व्यक्ति का आधार नंबर भरना है जो कि मृतक हो चुका है। तो यहाँ पर आधार नंबर भरना जरूरी है। उस व्यक्ति का आधार नंबर आपको यहाँ पर भर देना है। आधार नंबर जब आप भर देते हैं उसके बाद में अगला ऑप्शन आ रहा है मोबाइल नंबर का। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी भरना जरूरी होता है। हालांकि व्यक्ति मृतक हो चुका है लेकिन आपको यहाँ पर कोई एक मोबाइल नंबर भरना जरूरी होता है। इतना भरने के बाद आपको सुरक्षित करे पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी और अगले भाग में आप आ जाएंगे। तो यहाँ भाग 3 में आप जब आए हैं तब आपको यहाँ पर डिटेल देनी है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है उस व्यक्ति के पास कितनी भूमि थी और कितने खंड थे और कहाँ पे भूमि थी। तो सबसे पहले उस व्यक्ति की भूमि का आपको मंडल चुनना है कि उस व्यक्ति के पास जो भूमि थी, जो ज़मीन है वो किस मंडल में है।
उसके बाद किसी ज़िले में है, ये भी आपको चुनना है। उसके बाद में ज़िला चुनने के बाद आपको चुनना है कि किस तहसील में है। तो यहाँ पर हम तहसील भी चुन लेते हैं। तहसील को चुनने के बाद यहाँ पर उस व्यक्ति का जो ब्लॉक है वो ब्लॉक भी आपको चुन लेना है। ब्लॉक को चुनने के बाद अगला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ग्राम चुने। तो यहाँ पर ग्राम चुने ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करना है। उसके बाद में इस पूरी लिस्ट से आपको उस व्यक्ति के गांव का नाम चुन लेना है, जिस व्यक्ति की ज़मीन की यहाँ पर आपको डिटेल देनी है। उसके बाद में यहाँ पर भूखंडों की संख्या, तो यहाँ पर भूखंड लगभग 1000 तक की यहाँ पर संख्या दी गई है। तो आपको यहाँ पर दिखाना है, यहाँ पर वो गिनती आपको सेलेक्ट करनी है, वो नंबर सेलेक्ट करना है जितने भूखंड उस व्यक्ति के पास हैं, जिन भूखंडों की विरासत होनी है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति के पास टोटल 2 भूखंड हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अगला है गाटा संख्या। तो गाटा संख्या निकालने के लिए आपको हम लेकर चलते हैं भूलेख पर। भूलेख की वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ भूलेख.gov.in पर यूपी भूलेख इस वेबसाइट पर आप आएंगे तो सबसे पहले आपको ज़िला चुन लेना है। ज़िला चुनने के बाद आपको तहसील चुननी है। उसके बाद में यहाँ पर जो गांव है उस गांव को चुनना है। गांव के चुनने के बाद यहाँ आप देखेंगे तो खातेदार के नाम द्वारा खोजें। तो यहाँ पर जो खातेदार है उसका नाम आप भरेंगे, शुरुआत के 2 एक अक्षर भर लें। उसके बाद में जो भूमि है, जितने भी नंबर है वो सभी नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में कैप्चा कोड को भर देना है। कैप्चा कोड को भरने के बाद आपको जो आगे लिखा हुआ है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से उसका पूरा खतौनी ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो गाटा संख्या लिखा हुआ, तो गाटा संख्या में आपको ये खतरा संख्या भर देना है। जैसे आप देखें यहाँ पर जो ये गाटा संख्या लिखा हुआ है, इस गाटा संख्या में आपको यहाँ से ये खतरा नंबर भर देना है। तो खतरा नंबर जैसे लिखा हुआ है 494, तो 494 है, इसको यहाँ पर भरते हैं 494। ये जैसे आप भरेंगे उसके बाद में आपको कहीं भी ब्लैंक जो एरिया है यहाँ पर माउस को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका पेज ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगा और इस गाटा संख्या से संबंधित जितना भी आपका नंबर है वो नंबर अभी आगे जो लिखा हुआ है खतौनी खाता संख्या, तो यहाँ पर खतौनी खाता चुने जो लिखा है यहाँ पर आप आएंगे, नीचे आप देखेंगे कि क्षेत्रफल और ये सब आ चुका है यहाँ पर। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि यहाँ पर देखिए, आपको मैं शो कर दूँ, यहाँ पर जो व्यक्ति है इसका क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है 2.15 हेक्टेयर। तो आपको भूलेख की वेबसाइट पर जाकर के देख लेना है कि क्या यही है। तो ये देखें, हाँ ये 2.15 ही है। उसके बाद में एक आपका भूखंड यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद में दूसरे भूखंड के लिए यहाँ पर आपको दूसरा गाटा संख्या लिखना है 751 756 और फिर से क्लिक करना है। आपका डिटेल फिर से यहाँ पर ऑटोमेटिक कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर होने के बाद थोड़ा पेज भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे जी हाँ ये आपका डिटेल कैप्चर हो गया है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो क्षेत्रफल आपको चेक कर लेना है 0.1010। तो ये जो डिटेल है आपको भूलेख पे चेक करनी है 0.1010, ये सही है। तो इसी को आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे और आपके जो नंबर 1 लिखा हुआ है भूखंड क्रमांक यहाँ पर ऑटोमेटिक 2 हो जाएंगे और आपके ये दोनों भूखंड यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद आपको बस इतनी ही डिटेल यहाँ पर देनी होती है। उसके बाद में आपको सुरक्षित करे पर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो भूमि का विवरण है ये सब यहाँ पर सुरक्षित हो जाएगा। उसके बाद में आपका पेज जो है वो आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जो मेन पेज है वो यही है। यहाँ पर आपको वारिसों की संख्या देनी होती है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके नाम पर ये ज़मीन जानी है। तो यहाँ पर आपके वारिस के लिए मैं बता दूँ, किसी भी मृतक जो व्यक्ति होता है खातेदार, उसके जितने भी अविवाहित पुत्रियां हैं या पुत्र हैं उन सभी के नाम पर ये विरासत होती है। हालांकि विरासत होने के बहुत से नियम हैं, वो तो खैर मैं यहाँ पर आपको नहीं समझा सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो विरासत होती है बिना किसी वाद विवाद के तो वो अविवाहित पुत्रियों के नाम होती है और जो पुत्र होते हैं उनके नाम होते हैं। तो यहाँ पर पुत्र और पुत्रियों की संख्या आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि कितने लोगों के नाम पर ये विरासत होनी है। तो यहाँ पर मैंने ये संख्या सेलेक्ट कर ली है, 4 लोगों के नाम पर यहाँ पर विरासत होनी है। उसके बाद में आपको लिखा हुआ है 4.2, तो ये 4.2 में आपको भरना है वारिसों का विवरण। तो यहाँ पर जो आपको एक एक करके यहाँ पर सभी वारिस ऐड कर लेने हैं। तो सबसे पहले आपको पहला नाम भर देना है किसी एक व्यक्ति का, जितने भी वारिस हैं। तो यहाँ पर 4 वारिस हैं, तो पहला नाम हम यहाँ पर भर देते हैं। तो पहले नाम में आपको नाम में उस व्यक्ति का नाम आपको भरना है आधार कार्ड से। उसके बाद में यहाँ से प्रकृति चुन लेना है पिता। उसके बाद में जो इस व्यक्ति के पिता का नाम है वो यहाँ पर पिता का नाम भी भर देना है, लेकिन आपकी स्पेलिंग को मैं फिर से बता दूँ, स्पेलिंग को आपको ध्यान रखना है कि आधार कार्ड से ही आप भरें। उसके बाद में वारिस की उम्र, जो व्यक्ति है जिसके नाम पर ये भूमि की विरासत होनी है, तो उस व्यक्ति की जो उम्र है उस उम्र को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप उम्र सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में खातेदार से संबंध, यहाँ पर जितने भी संबंध हैं वो सभी संबंध आ चुके हैं। तो यहाँ पर खातेदार से संबंध क्या है, पिता है, तो पिता सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में उस वारिस का यहाँ पर एड्रेस लिख देना है। उसके बाद में वारिस जोड़े पर क्लिक कर देना है। जब आप वारिस जोड़े पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा आपका पहला जो वारिस है वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा।
इसी तरह से यहाँ पर आपको एक एक करके जितने भी बारिश हैं आपके पास, जितने मतलब मैंने 4 यहाँ पर टोटल बताए हैं, आपको जितने भी बारिश यहाँ पर ऐड करने हैं वो सभी आप ऐड कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि ये गलत हो गया है तो यहाँ संशोधन करें पर आप क्लिक करके इसको संशोधित कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ हटाएँ पर क्लिक करके आप इसको हटा भी सकते हैं। तो इसी तरह से आपको एक एक करके ये सभी बारिश यहाँ पर ऐड कर लेने हैं। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को तब तक के लिए स्किप कर देते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। उसके बाद में हम आपको सीधा लिए चलते हैं बारिश को ऐड करने के बाद। तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो स्किप कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर वीडियो स्किप करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर जो 4 बारिश थे, चारों बारिश मैंने ऐड कर दिए हैं। ऐड करने के बाद नीचे लिखा है सुरक्षित करें, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया है, इसी तरह से आपको भी भर लेना है। इसी तरह से आपको सुरक्षित करें पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन नीचे आप देखेंगे लाल रंग से लिख करके आ चुका है, प्रार्थना पत्र सुरक्षित करने से पहले एक बार पुनः देख लें। तो इसको आप जितना भी फार्म आपका है, इस फार्म को आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। यदि आपको इनमें कहीं पर भी दिक्कत लगती है तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। भाग 1 है, जैसे कि अभी देखिए मैं पेज रिडायरेक्ट हो रहा है। जी हाँ, ये भाग 1 है। इस भाग में यदि आपको कोई गलती लगती है तो संशोधन करें जो लिखा हुआ है, इस संशोधन करें पर आप क्लिक करके इसको संशोधित कर सकते हैं, या आगे बढ़े पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप एक एक करके भाग 1 हो गया, इसी तरह से भाग 2 है, इसी तरह से आप भाग 3 को देख सकते हैं। जिस किसी भी भाग में आपको यहाँ पर कोई भी फॉल्ट लगती है, कोई भी दिक्कत आती है, या आपको लगता है ये यहाँ पर हमारा डाटा जो है गलत हो चुका है, तो वो डाटा आपको यहाँ पर सही कर लेना है। और आपको ध्यान रखना है कि डाटा बिल्कुल सही ही भरना है, अदरवाइज आपकी विरासत कैंसिल हो जाएगी, ये फार्म आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब आपको लगता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही लगने के बाद आपको क्या करना है, जो लिखा हुआ है सुरक्षित करें, इस सुरक्षित करें के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करेंगे, उसके बाद में आप देखेंगे नीचे लिख कर के आ चुका है आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किया गया, कंप्यूटरीकृत आवेदन संख्या आपकी दे दी गई है और OTP सफलतापूर्वक भेजा गया है। तो आपको ये OTP का मतलब है आपको एक SMS आपके मोबाइल पर दे दिया गया है। उसमें भी आपको यही रजिस्ट्रेशन नंबर जो दिया गया है, यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मोबाइल पर भी भेज दिया गया है, जिसको यहाँ पर OTP बोला गया है। अब आपको क्या करना है कि ये जो फार्म है, इस फार्म का आपको प्रिंट आउट वगैरह किस तरह से लेना है, ये सब कुछ डिटेल जितनी भी है, ये मैं आपको प्रिंट आउट लेने के लिए आपको क्या करना है, ये पूरी डिटेल और किस तरह से ये फार्म आप प्रिंट लेंगे, उसके बाद में इस फार्म को आपको किस तरह से भरना है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि ये फार्म आपको भरने की ज़रूरत पड़ती है, जो आपने PDF फाइल डाउनलोड की थी, तो वो फार्म आपको किस तरह से भरना है, वो तरीका, साथ ही साथ इसको आपको कहाँ और किस तरह से जमा करना है, ये सब कुछ डिटेल में आपको पूरा बताऊंगा। और आपका 15 दिन के अंदर आपका विरासत कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरा डिटेल जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अगला वीडियो जैसे ही लाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।